सुमित्रा अपनी बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा और नेहा कहने को भले ही सास बहू थी, लेकिन उन दोनों के बीच में माँ बेटी के जैसा प्यार था। ऐसे ही एक दिन नेहा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी सुमित्रा अपनी बहू के लिए कॉफ़ी और खुद के लिए चाय बनाकर लाती है। ले बहू, कॉफ़ी पी ले, तुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है ना। अरे माँ जी, आपने कॉफ़ी क्यों बनाई? आप मुझे बता देती, मैं आपके लिए चाय बना देती। कैसी बात कर रही है बहू। माना कि अब तू इस घर की बहू है, लेकिन इस घर में काम करने का अधिकार मेरा भी है। हाँ माँ जी, आप मेरी माँ हैं और मैं अपनी माँ से काम कैसे करवा सकती हूँ? क्यों बहू, माँ काम नहीं करती? नेहा अपनी सास की बात का जवाब नहीं दे पाती और अपनी सास के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगती है। शाम को सुमित्रा अपने कमरे में अपनी बेटी काजल से बात कर रही थी। देख बेटा, घर परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपने घर में किसी से बात नहीं करेगी। माँ, आप ना हमेशा मुझे ही गलत समझती है। अरे हर बार आपकी बेटी गलत नहीं होती। सुमित्रा अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नेहा अपनी सास के पास खाने के लिए पूछने आती है। लेकिन वो देखती है कि उसकी सास फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। अपनी सास को फ़ोन पर बात करता देख नेहा कुछ देर के लिए शांत बैठ जाती है। अपनी बहू को ऐसे शांति से बैठा देख सुमित्रा अपनी बेटी को फ़ोन काटने के लिए कहती है। चल काजल, मैं ना तुझसे बाद में बात करूँगी। और हाँ, अपनी सास से ना ज़्यादा देर नाराज़ मत रहा कर। अरे सास माँ समान ही तो होती है। जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह अपनी सास का भी ख्याल रखा कर बेटा। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले सुमित्रा फ़ोन काट देती है और अपनी बहू के गालों पर हाथ रखकर कहती है। क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों बैठी हुई है? अरे माँ जी, वो पूछने आई थी कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा, पर आप काजल से बात कर रही थी ना, तो मैं यहीं बैठ गई। अरे तो क्या हुआ अगर मैं काजल से बात कर रही थी तो? देख बहू, तू कभी भी आकर मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। तू ये मत देखा कर मैं फ्री हूँ या नहीं। ठीक है माँ जी, पर शाम के 7 बज चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल के लिए आप मुझे बताइए कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। अरुण जी के आने का भी समय हो गया है और आप जानती हैं ना, उन्हें टाइम से खाना नहीं मिलता तो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा एक काम कर, आज तो पनीर और पुलाव बना ले। नेहा अपनी सास को खाने में क्या बनाऊँ ये पूछ लेती है और खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही अब समय बीतता है और एक दिन बारिश के समय नेहा अपने पति और सास के साथ बैठकर बारिश के मज़े लेते हुए चाय पकौड़े खा रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया, वो भी इतनी बारिश में? माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। नेहा अपने चाय का कप वहीं रख कर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो खुद के सामने भीगती हुई अपनी ननद काजल को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। काजल अपनी भाभी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे काजल, क्या हुआ? इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? आओ अंदर आ जाओ पहले। नेहा अपनी ननद को अंदर लाती है। अपनी बेटी को इस तरह देखकर सुमित्रा कहती है। अरे काजल, तू इतने भरे बरसात में यहाँ? हाँ माँ, मैं यहाँ पर। अब आप लोगों को तो मेरी परवाह है नहीं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई। अरे पर काजल, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। हुआ क्या है? अरे जिस घर में आए दिन क्लेश होता रहता है, उस घर में भी होने के लिए कोई वजह तो चाहिए। वो मुझे इस बरसात में घर का काम करवा रहे हैं। मैं काम कर रही थी, फिर भी गंदा कर रहे थे और मैंने कुछ कहा तो कहने लगे कि यहाँ रहना है तो काम करना होगा, नहीं तो निकल जा। अब आप बताओ भैया, मैं ऐसे में कैसे काम कर लूँ? इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब जब वो मुझे लेने आएंगे तब भी जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी मैं। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। बारिश बंद होने के बाद मैं तेरे ससुराल वालों से खुद बात करूँगा। नहीं भैया, उन लोगों से अभी बात मत करना। मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग मुझे लेने आते भी हैं या नहीं, और अगर लेने भी आते हैं तो कब आते हैं। काजल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। काजल अब अपने मायके में रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सुमित्रा अपने पैरों में तेल लगा रही होती है। तभी वहाँ काजल आती है और अपनी माँ को इस तरह से तेल लगाता देख अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मतलब? तेल लगा रही हूँ पैरों में। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर भाभी कहाँ है? वो क्यों नहीं लगा रही आपको तेल? अरे जिसके घर में बहू हो, उस घर की सास को खुद के पैरों में खुद तेल लगाने की ज़रूरत पड़ जाए? अरे क्या काजल, तेरी भाभी होगी कहीं बिजी, वैसे उसे ना बहुत काम होते हैं। माँ, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि घर में कितने काम होते हैं।
वैसे भाभी को ना आपने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। छोटे मोटे कामों में खुद को हर वक्त लगा कर रखती है और जताती है जैसे घर के सारे काम वही करती है। खैर मुझे क्या, आपकी बहू है, आप जानो। मैं कुछ कहूँगी तो आप मुझे ही बोलोगे। काजल अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी जी बहुत इस घर की मालकिन बनी फिरती है ना। लो जी, अब आपकी ननद आ गई है। काजल अपनी माँ और भाभी के बीच का प्यार देखकर चलती है और बस इसलिए वो अपनी भाभी और माँ के बीच फूट डलवाना चाहती थी। अब आए दिन काजल अपनी माँ के कान भरती। ऐसे ही एक दिन नेहा खाना बनाकर अपने कमरे में किसी काम से जाती है, तभी वहाँ काजल आती है और उसके खाने को खराब कर देती है। और जब सब खाना खाते हैं तो सुमित्रा को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में सुमित्रा नेहा को भला बुरा सुनाने लगती है। तुझे कोई काम धाम तो रहता नहीं है। अरे घर में जो 2-4 काम रहते हैं उनको भी तू सही से नहीं करती। काम ना करने का मन होना तो बता दिया कर, समझी? मैं खुद अकेले काम कर लिया करूँगी। पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। सुमित्रा ने पहली बार नेहा से ऐसे बात की थी। नेहा को बहुत ठेस पहुंचती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा का बर्ताव नेहा के लिए काफ़ी बदल जाता है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर नेहा को समझते देर नहीं लगती कि उसकी सास को उसकी ननद भड़का रही है, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसी ही एक सुबह नेहा काजल को आवाज़ लगाती है, काजल, काजल ज़रा किचन में आना। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? काजल, मैं घर के काम कर लेती हूँ, जब तक तुम प्याज छिल दो। तुम्हारे भैया को काम पर जाना है ना, ज़रा देर हो रही है। क्यों, मैं नौकर लग रही हूँ जो काम करूँ? हाँ, अरे मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ बिठाकर खाली रोटी तोड़ने के लिए रखा है क्या? कैसी बात कर रही हो काजल? मुझे आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, बस इसलिए मुझे खाना बनाने में देरी हो रही है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। काजल नेहा को कुछ बोलती तभी उसकी नज़र दूर से आ रही सुमित्रा पर पड़ जाती है और वो अपना रवैया बदल लेती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई तो हूँ, उसमें भी आप मुझसे इस तरह से काम करवा रही हैं। क्या हो गया काजल? क्यों सुबह सुबह ऐसे इमोशनल हो रही है? मैं इमोशनल हूँ तो क्या करूँ? देखो ना, मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन भाभी है कि मुझसे काम करवाते नहीं थकती। आज मेरे सर में दर्द है और भाभी ने मुझे उनकी मदद के लिए कहा, पर मैं नहीं कर पा रही। तो देखिए तो भाभी का कैसा मुंह बन गया। काजल, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा मुंह कब बना? हाँ, मैंने तुम्हें थोड़ी मदद करवाने को कहा है, और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम्हें बोलती भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब लड़ो मत। काजल, तू जा अपने कमरे में, और बहू तू भी। और तू थोड़ा समझा कर, बेचारी कुछ ही दिनों के लिए तो आई है यहाँ पर, उसमें भी तू उससे ऐसे काम कह देती है। अरे कोई बहुत बड़ा काम तो तू करती नहीं, अकेले मैनेज करना सीख। इतना बोलकर अब काजल और सुमित्रा वहाँ से चली जाती हैं, पर नेहा अपनी सास को कुछ नहीं बोलती और अकेले ही नेहा को सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद अरुण नेहा को आवाज़ लगाता है, नेहा, मेरा लंच पैक हुआ कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। थोड़ी देर बाद अरुण को नेहा उसका लंच देकर भेज देती है। बहुत हो गया ननद जी, अब और नहीं। वैसे भी ननद जी तो बहुत दिनों से यहाँ पर है, पर वो यहाँ है क्यों, इसका पता तो मैं लगा कर रहूँगी। बहुत सीधी बनकर रह गई मैं इस घर में, पर अब नहीं। काजल के रवैये को देखकर मुझे भी अब टेढ़ा होना ही पड़ेगा। नेहा अब काजल के ससुराल फ़ोन करती है और पूरी बात काजल की सास गीता को बताती है। हे भगवान, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जैसा काजल ने तुम सबको बताया है। बल्कि वो तो कहकर गई थी कि मायके जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगी, लेकिन अभी तक वो आई ही नहीं। और आपको पता है आंटी जी, काजल बोल रही थी कि आप उसको खाना भी नहीं देती, और तो और आप उसे यहाँ आने को भी मना करती हैं। अरे ये तो सरासर झूठ बोल रही है। पर कोई नहीं, उसने जो किया सही नहीं किया। अब और नहीं, मैं कल ही आ रही हूँ काजल को लेने के लिए। इतना बोलकर गीता फ़ोन काट देती है। वहीं नेहा भी मुस्कान के साथ खुद से कहती है, ननद जी, अब बहुत हो गया। आपकी पोल पट्टी अब सबके सामने खुलेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगी। आपको बहुत मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने का शौक है ना, पर अब नहीं। अब आप अपने घर को ही संभाल कर रखेंगी। नेहा अब बेफिक्र होकर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है।
अगले दिन गीता काजल को लेने आती है और सब कुछ क्लियर करती है। काजल की ऐसी हरकत देख अरुणा और सुमित्रा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं काजल भी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी रहती है। जिसके बाद गीता अपनी बहू काजल को अपने साथ ले जाती है और एक बार फिर से नेहा के घर में सब कुछ पहले के जैसा अच्छा हो जाता है। कहानी उस घर की है जहां बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना। इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला। सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं। वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना, जरा बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए। समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार।
शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर। इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम के 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी, खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी, रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है, जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी, जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी शक्ति दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटे की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? दिव्यांका एक पढ़ी लिखी और सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। उसे सम्मान के साथ जीना आता है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। उसकी माँ देवकी ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। एक दिन दिव्यांका अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने तो मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन आप अपनी बहुओं को कहाँ से ले आई? उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। देखो, आपकी चारों बहुएं अभी तक सो रही हैं। बेटा, मैंने तो तेरी भाभियों की सिर्फ सूरत देखी थी, मुझे नहीं पता था उनकी सीरत के बारे में। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। देवकी के 4 बेटे और एक बेटी है। घर की इकलौती बेटी और बहन होने के कारण दिव्यांका सभी की लाडली है। उसके 4 भाइयों की शादी हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़ी भाभी का नाम है प्रतिमा, दूसरी भाभी है अंजलि, तीसरी है सृष्टि और चौथी नेहा। दिव्यांका की 4 भाभियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो काली है
लेकिन दिव्यांका अपनी भाभीयों की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन दिव्यांका ऑफिस के लिए तैयार होकर आई। अरे दिव्यांका, तुमने ये क्या पहन रखा है? एक तो वैसे भी तुम्हारा रंग काला है, ऊपर से तुमने काले रंग का कुर्ता पहन लिया। चलो कपड़े बदल लो। हाँ दिव्यांका, नेहा ठीक कह रही है, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कुर्ता मुझे दे दो, मैं पहनूंगी इसे। चुप रहो तुम दोनों, अपना मुंह बंद कर दो। बेटी दिव्यांका, तुम्हारे ऊपर ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यही पहन कर जाओ। अरे माँ, आप अपनी बेटी से झूठ क्यों बोल रही हो? काले रंग के कपड़े काले लोगों पर अच्छे नहीं लगती। तुम थोड़ा लाइट कलर पहना करो ना। दिव्यांका, तुम ऑफिस कुछ भी पहन कर जाओ या मत जाओ, लेकिन तुम मेरे अकाउंट में ना ये कुछ रुपए जमा कर देना। भाभी, मुझे देर हो रही है, आप खुद ही चली जाना बैंक। अरे मुझे ये बैंक का काम करना आता तो क्या मैं तुझसे कहती। दिव्यांका ऑफिस के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपनी भाभी के ताने उसके दिमाग में गूंजते हैं। एक दिन दिव्यांका का बर्थडे होता है तो देवकी उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जिसमें दिव्यांका के ऑफिस और कॉलेज के भी दोस्त आते हैं। अरे दिव्यांका, मेरा मेकअप तो कर दे, मुझे मेकअप करना नहीं आता, पार्टी शुरू होने वाली है। रुको भाभी, अभी कर देती हूँ। अरे दिव्यांका, समोसे बनाने हैं, जल्दी आकर तेल में तल देना, मैं बनाती हूँ तो फट जाते हैं। हाँ भाभी, अभी आती हूँ। दिव्यांका, ये तुम ऑनलाइन सामान कैसे ऑर्डर करती हो? पार्टी का कुछ सामान मंगवाना है। चारों भाभियाँ दिव्यांका को आवाज़ लगाती रहती हैं। ये सब नज़ारा देवकी भी देख रही थी। तुम चारों की जुबान तो बहुत तेज चलती है और काम तुमसे होता नहीं। क्यों बार बार मेरी बेटी को आवाज़ लगा रही हो? अरे उसका जन्मदिन है, उसे भी तो तैयार होने दो। माँ जी, आप तो फिजुल में ही दिव्यांका की चिंता कर रही हो। वो तैयार होकर भी कौन सी परी लगेगी, रहेगी तो काली ही ना। तो उसके रंग रूप की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। कुछ काम करना आता नहीं, बस मजाक उड़ाना आता है दूसरों का। देवकी के टोकने के बाद भी चारों बहुएं किसी न किसी चीज़ के लिए दिव्यांका को आवाज़ देती रहती है। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू होती है और चारों भाभियाँ मेहमानों के सामने ही दिव्यांका की टांग खींचने लगती है। अरे ये चॉकलेट केक किसने ऑर्डर किया है? दिव्यांका ने ही किया है, और कौन करेगा उसके अलावा। दिव्यांका, तू भी कमाल करती है। तू खुद तो काली है, कम से कम केक तो सफ़ेद ले लेती। नेहा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन दिव्यांका ने अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब थोड़ी देर बाद दिव्यांका की सहेली उससे कहती है, दिव्यांका, आज तेरा बर्थडे है और तूने मेकअप भी नहीं किया, हल्का सा तो मेकअप कर लेती, अच्छी लगेगी। इस बात पर दिव्यांका कुछ बोलती इससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी। ये क्या करेगी मेकअप करके? कितना भी कुछ भी कर ले, गोरी तो होगी नहीं, काली है तो काली ही रहेगी। इसके चेहरे पर तो मेकअप ही नहीं दिखता। अंजलि की बात सुनकर दिव्यांका को बहुत दुख हुआ। इसी तरह जब तक पार्टी चलती रही, दिव्यांका की चारों भाभी उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती रही। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग सोने चले गए, लेकिन दिव्यांका सो ही नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपना सामान लिए घर से निकल रही थी कि उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, रुको दिव्यांका, इतनी रात को अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। चारों भाभियों ने मेरे दोस्तों के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, तुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमेशा तेरे रंग को लेकर कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। माँ, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज तक वो अकेले में ही सब कुछ कहती थी, लेकिन अब सबके सामने मेरा उन्होंने तमाशा बना दिया। आपने देखा मेरे दोस्त किस तरह से मुझे देख रहे थे। तो तू मुझे ये बता, तेरे घर छोड़ने से तेरे भाभियों की सोच बदल जाएगी क्या? अरे उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी, बल्कि तुझे तो यहीं रहकर अपनी भाभियों को सबक सिखाना चाहिए। तेरी भाभियां भले ही तुझसे सुंदर है, लेकिन प्रतिभा तेरे अंदर ज्यादा है। बस इसी बात का एहसास अपनी भाभियों को करा। अपनी माँ की बात दिव्यांको को समझ में आ गई और उसने अपनी भाभियों को सबक सिखाने की ठान ली। अब अगली सुबह दिव्यांका ऑफिस जाने लगी। तभी प्रतिभा बोलती है, दिव्यांका, तुम ना ऑफिस जाते हुए मेरे अकाउंट से कुछ रुपए निकाल लेना, मुझे ज़रूरत है। प्रतिभा की बात सुनकर दिव्यांका ने फौरन जवाब दिया,
भाभी आप ही निकाल लेना रुपये। देखिए ना मैं कितनी काली हूँ, आपके नोट काले हो गए तो। और हाँ, बैंक के अंदर ना काले लोगों को जाने नहीं देते। वो क्या है ना, बैंक वालों की सोच आपकी तरह है। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय भाभी। प्रतिभा दिव्यांका की बात सुनकर हैरान रह गई। अगले दिन सृष्टि ने दिव्यांका से कहा, दिव्यांका तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं तो तुम मेरे साथ खाना बनवाओ ना। और हाँ, समोसे तुम ही बनाना, मुझे बनाने नहीं आते। अरे भाभी, खाना बनाना कहाँ मुश्किल है। और देखिए ना मेरा रंग कितना काला है। मेरा रंग देखकर समोसों ने कढ़ाई में तलने से मना कर दिया तो। वैसे भी आपके मायके वाले आप ही की तरह होंगे ना, मेरा रंग इतना काला है। आपके मायके वालों ने मेरे हाथ का बना खाना खाने से मना कर दिया तो। भाभी, अच्छा यही होगा कि आप खाना खुद ही बना लो। सृष्टि भी दिव्यांका को देखती रह गई। अगले दिन नेहा को कहीं घूमने जाना था तो वो दिव्यांका से कहने लगी, दिव्यांका मुझे तुम्हारे भैया के साथ जाना है, तुम मेरा मेकअप कर दो ना, तुमसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता। भाभी, मैं कहाँ अच्छा मेकअप करती हूँ। मेरी बात मानो, आप ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा लो। अब आप ही तो हर समय मेरे काले रंग का ताना मारती हो। मैंने आपका मेकअप किया और मेरा काला रंग आपके चेहरे पर लग गया तो। आप तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी ना। नेहा को भी दिव्यांका की बात बहुत अजीब लगी। अब बारी थी अंजलि भाभी को सबक सिखाने की। एक दिन अंजलि ने दिव्यांका से कहा, दिव्यांका मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, तू इन्हें धूप में सुखा देना। भाभी, कुछ भी बोलती हो आप। आपको पता है ना मैं कितनी काली हूँ। और सूरज काले लोगों को देखकर आसमान में छिप जाता है। सूरज की किरणें काले लोगों पर नहीं पड़ती, इसलिए आप खुद ही कपड़े सुखा लो। इस तरह दिव्यांका की चारों भाभी उससे कुछ भी कहती तो वो अपने काले रंग के बारे में कुछ ना कुछ बोल देती। अब उसकी भाभियों को घर के काम में, बाहर के काम में और रोज के छोटे छोटे कामों में बहुत परेशानी आने लगी। एक दिन देवकी ने घर में पूजा रखी तो सभी बहुएं पूजा की तैयारी करने में लग गई। दिव्यांका कहाँ जा रही हो? तुम भी हमारे साथ पूजा की तैयारी करवाओ ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाभी, आप ही करो। वो क्या है ना, मैं काली हूँ ना, अगर भगवान को मेरा काम करना अच्छा नहीं लगा तो। दिव्यांका, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भगवान तो भक्त का रंग नहीं मन देखता है। तो आप सब मेरा रंग क्यों देखती हो? मैं आप चारों से हर काम में आगे हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे रंग का मजाक उड़ाती रहती हो। दिव्यांका की बात सुनकर उसकी सारी भाभियां शर्मिंदा हो गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद दिव्यांका अपने भाई और माँ के साथ साथ अपनी भाभियों की भी लाडली हो गई।